इस वक्त मेरे साथ नरेंद्र कुमार जी हैं जो लंचा मुक्ता के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपको याद होगा कि नशेमन न्यूज लगातार एक सीरीज लेके आ रही है जहां जिन्होंने भी इस्लाम के नाम से धोखा दिया है, चाहे YMA हो या एम्बिडेंट हो या इंजाज हो, इस बारे में हम अपडेट देते आ रहे हैं। और आज भी हमारे साथ नरेंद्र भाई हैं जो अपडेट देने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, मंसूर जो भगोड़ा, जो IMA का जो भगोड़ा है, जो उसका बेल भगोड़ा नहीं है, जेल में है। हाँ, जेल नहीं, जो पैसा लेके भगोड़ा है, पैसे लेके भगोड़ा है, तो उसका बेल एप्लीकेशन आया था, रिजेक्ट हुआ और वो फिर गया है। तो उसके उसके बारे में अपडेट। एक्चुअली ये हम प्रैक्टिकल जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर फोकस करके उसको ध्यान में रखते प्रैक्टिकली बात किए तो उसकी जान को खतरा है। वो बाहर आएगा तो उसकी जान को खतरा है, इसके लिए वो अंदर है। और मुझे नहीं लगता कि उसको बाहर आने में तकलीफ है, लेकिन वो अंदर रहेगा तो ही सेफ रहेगा, और वो सेफ रहेगा तभी हमारा पैसा सेफ रहेगा। IMA का स्टेटस क्या है अभी? तो कोविड के बाद जो कोर्ट्स ने जो प्रोसेस करना था, ऑनलाइन प्रोसेस करना था, कॉमन अथॉरिटी से जो लोग अप्लाई करना था, उसके स्टेटस क्या है? क्यों उनका 480 या 490 करोड़ जो रिकवर हुआ है, उसके बारे में एक बात थोड़ा है। IMA का अभी यहाँ है कि एप्लीकेशन लेना है। एप्लीकेशन लेने के लिए लोगों को आने की जरूरत है। नहीं आएंगे तो भी उन लोगों को अपने यहाँ डॉक्यूमेंट तैयार करने की जरूरत है। उनको एग्रीमेंट का जेरॉक्स लेना है, उस पर नोटरी कराना है, बाकी सब जगह डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स लेना है, नोटरी कराना है, फिर जाकर के अपडेट कराना है, अपलोड कराना है। वो भी किसी के पास में उसका स्कैनिंग वानिंग का फैसिलिटी होगा, नहीं तो सेंटर में जाके स्कैन करना है। तो बहुत सारे मूवमेंट है। एक दूसरा, बहुत लोगों को फिजिकली जा करके बेंगलुरु वन में या कर्नाटका वन में सबमिट करने की बात हुई थी। तो फिजिकली सबमिट करने में भी आज के डेट में कहीं भी कोई भी कोविड-19 के चलते न किसी से मिलना चाहता है, न कोई कहीं जाना चाहता है, न कोई किसी को अपने पास आने देना चाहता है। तो इस हालात में एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन तो मुश्किल है, बाकी के काम अभी वहीं रुका हुआ है और सब तो ठीक। क्या कोर्ट ने परमिशन दे दिया है कॉमन अथॉरिटी को कि ये प्रोसेस शुरू कर दिया जाए? ये कोर्ट के परमिशन की आवश्यकता जरूरत ही नहीं है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास इतना पावर होता है कि जब उसको लगे सही तब वो उसका डिसीजन लेकर के अपना काम कर सकता है। लेकिन इस हालात में आज के डेट में जब चाहे जहां जाओ तो पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है और रोज 2000 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, और जहां भी हम CID ऑफिस जाते हैं, AC साउथ नॉर्थ ऑफिस जाते हैं, वो लोग हफ्ते में या महीने में 2-3 बार डिसइंफेक्ट होते हैं, क्वारंटाइन होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तो ये हालात में नाजुक स्थिति है। अभी कुछ दिन तो मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो लोगों की जो उम्मीद थी, जो ये थी कि जल्द से जल्द हो जाएगा, तो आप उसको केस क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। तो उम्मीद कब तक है कि लोग उनकी एप्लीकेशन डालें और कब तक ये प्रोसेस? देखिए, 80,000 लोगों को एप्लीकेशन डालना है, करीब 80,000 लोगों को एप्लीकेशन डालना है। तो 1, 2, 4, 5, 10 नहीं, 80,000 है। और हमारे पास जो सेंटर्स है बैंगलोर में, ये सब मिला के 100 के आसपास 150 होंगे। तो एक एक आदमी को 800-900 एप्लीकेशन एक जगह पे लेना है। अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो बैंगलोर में ही 40-50 हजार है, यहाँ बेंगलोर में होंगे 30-40 होंगे, तो एक एक जगह को हजार एप्लीकेशन है। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी। किसी को भी ये टाइम पे अभी कुछ दिन तो सितंबर के एंड तक गैदरिंग ऑफ पीपल रिगार्डिंग ऑफ व्हाट एवर प्रिटेक्स्ट नहीं होना चाहिए। ये सब लोगों के फीलिंग है। रिसेंटली सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में यही फीलिंग है। रिसेंटली एक नोटिस आई थी कि IMA की ऑक्शन हो रही है, तो ऑक्शन में कितना रिकवर हुआ? और अभी थोड़े उनके और प्रॉपर्टीज थे जहां अनडिस्क्लोज उनके बेनामी थे, वो भी रिकवर हो गए। प्रॉपर्टीज का ऑक्शन होना चलता ही रहेगा। उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑक्शन होता बेनामी प्रॉपर्टी भी थे। बेनामी प्रॉपर्टी पे जब तक वो कोर्ट से ऑर्डर नहीं आएगा, प्रूफ नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। लेकिन सीजर्स या ये हो सकता है बेनामी प्रॉपर्टी में कि एक लेटर जाएगा सब रजिस्टर ऑफिस को कि फलानी प्रॉपर्टी पे हमको शक है, किसी को बेचने नहीं देना। तो सेल रजिस्ट्रेशन रोक सकता है, उतना तक ऑप्शन है। उसके बाद वो सेल करके उसको हराज जैसे बोलते हैं ना, ऑक्शन करने के बाद मटको तरह ऑक्शन करने के बाद उसको लेने का अभी नहीं होगा, बाद में। अभी दूसरे इस्लामिक इन्वेस्टमेंट कंपनीज के बारे में, जैसे एम्बिडेंट है, उसका भी केस आप क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, उसकी स्टेटस क्या है?
एम्बिडेंट के वालों को गुड न्यूज है कि अभी हम आज सवेरे ही एम्बिडेंट के कॉर्पोरेट अथॉरिटी के ऑफिस में गए थे। वहां उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द वन हु विल गोइंग टू वेरीफाई द अकाउंट्स। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कीजिए करके हम करीबन 1-1.5 महीने 2 महीने से बोल रहे हैं। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। उसमें क्या होगा कि हमारे जो 7,000-8,000 जो भी फॉर्म्स उनके पास हैं और एम्बिडेंट के जो बैंक के डिटेल्स हैं उन लोगों को टैली करेंगे। टैली करने के बाद कुछ का तो क्लैरिटी रहेगा कि हाँ इनको इतना। एम्बिडेंट का स्कैम कितने का है? एम्बिडेंट करीबन 200 करोड़ 150-200 करोड़ का स्कैम। बस उतना है। और कुछ रिकवरी हुआ है? रिकवरी हुआ है करीबन 60 करोड़ के आसपास, 70 करोड़ का रिकवरी हुआ है। कुछ बेनामी प्रॉपर्टीज है उनको भी हमको लेना है। बहुत सारे लोग जो एम्बिडेंट के लिए काम करते थे वो लोग कुछ अमाउंट लेकर के उधर उधर फिसल गए हैं। उनको अरेस्ट करके उनकी प्रॉपर्टी सीज करने से हमको और 20-25 करोड़ आने का उम्मीद है। तो ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये जिसका 2 स्टेटस होता है। एक होता है कि बैकग्राउंड प्रोसेस होता है कि हमको क्या क्या होना है, कैसे होना, उसमें एक्स नंबर ऑफ पीपल उनका ठीक ठाक है। 400 जैसे 4,000 लोगों का सब ठीक है, कुछ चेक नहीं करना है। बाकी 3,000 लोगों का फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उनके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हमने उनको ऑप्शन दिया था कि सर आज के जमाने में जब सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो रहा है, जूम गूगल इस पे उस पे, तो हम लंचा मुक्ता की तरफ से लोगों को अपने ऑफिस में बिठा करके इनके जो अथॉरिटीज है जो वेरीफाई करते हैं, जो आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्वेश्चन फिजिकली होने के बजाय तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हो तो लंचा मुक्ता सहायता करेगी फॉर्म फिल करने के लिए? नहीं, सहायता फॉर्म फिल करने की सहायता हमने कर दिया, सबमिशन करने का सहायता कर दिया। वेरिफिकेशन के लिए जो इंटरेक्शन की जरूरत होगी उसमें हम लोग सहायता। बहुत से आईएमए के इन्वेस्टर्स ने भी आपसे गुजारिश की है, यूट्यूब में कमेंट्स भी आए हैं कि लंचा मुक्ता क्यों आईएमए के वालों को सहायता नहीं कर रही है, उनके फॉर्म क्यों नहीं फिल कर रही है। तो क्या उनका फॉर्म भी आप सहायता करेंगे या? जरूर जरूर जरूर। हमने आईएमए, एम्बिडेंट, अजमेरा, आला, मुजारिबा, बुराक, नाफिया ऐसे 19 कंपनी के लिए पीआईएल दाखिल किया है। 19 कंपनी के लिए भी कनवा मिला के 20 कंपनी हो जाती है। 20 कंपनी पे हम काम कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हम सीआईडी ऑफिस गए थे। सीआईडी ऑफिस में एआईएमएमएस का जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को भेजिए, हमको स्टेटमेंट लेना है। उसका हमने बंदोबस्त किया था, कुछ लोगों को मिला था। येलो एक्सप्रेस जो कर्नाटका का नंबर 1 सबसे पहला बीयूडीएस का एक्ट के तहत आता है, वहां जाकर के कुछ कार्स को रिलीज करने के लिए बात हो रही है, तो उसके ऊपर चर्चा हो रही है। इंसास की कुछ प्रॉपर्टीज का इंफॉर्मेशन हम उनको दे रहे हैं। तो इन सब लोगों से बातें हो रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ उम्मीद रखना सही नहीं है। तो जैसे हम सब लोगों के लिए काम करते हैं, आईएमए के लिए जरूर करेंगे। आईएमए के पास तो वैसे भी काफी एडवांस स्टेज में है। सिर्फ वक्त। सर, जो इन्वेस्टर्स आपके साथ बराबर कॉपरेट कर रहे हैं या इन्वेस्टर्स का और आपके साथ कुछ ज्यादा ये होना चाहिए, क्योंकि आप जाके अकेले कर रहे हैं ये सब काम, इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट आपके साथ नहीं है? नहीं, आईएमए के इन्वेस्टर्स देखिए क्या हो रहा है कि 2-3 कंपनी है जिसमें ऐसा इशू है। आईएमए और एक येलो एक्सप्रेस, कनवा, ये 2-3 ऐसी कंपनियां हैं जहां कुछ लोग चाहते हैं कि हमको हमारा मिल जाए, बाकी का नहीं मिले। बाकी में क्या होता है कि एक ही तरह का फॉर्म्स थे तो उन्हें एक ही तरह का इन्वेस्टमेंट था, तो सारे ग्रुप एक ही तरह का प्रॉब्लम में फेस करते हैं। आईएमए में गोल्ड का भी है, इसका भी है, शादी का भी है, उम्रा का भी है। कनवा में भी ऐसा 2-3 ऑप्शन थे, रिसोर्ट था उनका। गोल्ड येलो एक्सप्रेस में भी कुछ लोगों का लीज था, कुछ लोगों का परचेज था, कुछ लोगों का हायर था, ऐसा कुछ था। तो अलग अलग लोग सोचते हैं कि हम अपना इन्वेस्टमेंट एक ग्रुप बना के ले लें, तो जहां भी लोग बट जाते हैं उनका काम लो हो जाता है। अब आईएमए के लोग भी, कुछ लोग 2-3 ग्रुप बना करके उसमें काम कर रहे थे, तो उनको लगा कि नहीं इसे हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। सब लोगों को मिलकर के केपीआईडी एक्ट, बीयूडीएस एक्ट, दोनों एक्ट के तहत जो भी प्रॉपर्टीज है, एक आदमी या जो भी ओनर्स ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द ग्रुप है, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज इकट्ठा करके सबको बेच करके जो पैसा बचता है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना % ऑप्शन है। तो इसमें लोग बट के काम करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बटिए, लेकिन आपका डायरेक्शन एक होना चाहिए, यूनाइटेड होना। आईएमए में भी यही इशू है। कुछ लोग सोचते हैं नहीं हम मेरा पैसा आ गया, बाकी लोगों का नहीं आएगा। बीओडीएस एक्ट में, केपीआईडी एक्ट में, दोनों एक्ट में सबका पैसा एक साथ में आएगा। कितना % आने की उम्मीद है? अंदाज एक हाँ,
ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा, एक्सट्रीमली रिलेवेंट सिचुएशन आज के डेट में है। मैं करीबन 20 महीने से 20 मंथ्स दिसंबर 2018 से आज 8 हो गया, 20 महीने से पॉन्जी कंपनीज 20 पॉन्जी कंपनीज के ऊपर काम कर रहा हूँ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग भी लर्निंग पीरियड होते हैं, आप लोगों का भी लर्निंग पीरियड है, विक्टिम्स का भी लर्निंग। तो आप एक्सपर्ट हो गए फॉन्जिंग कंपनीज को लर्न करने? एक्सपर्ट नहीं, कुछ सीख लिया। ओके, सबसे बड़ा सीख ये की है, सब काम हम ही को करना है। अगर कोई सोचे कि सीआईडी वाले पैसा लेके आ जाएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट सीसीबी वाले पैसा लेके आके हमको हमारे अकाउंट में डालेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले सारा पैसा सीज करके प्रॉपर्टी सेल करके हमारे अकाउंट में डालेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसका दो कारण है। एक, अगर आप जिसका पैसा गायब हो गया है, लुट गए हैं, उनको फुर्सत नहीं है अपना पैसा लाने में, अगर आप चोर चोर नहीं चिल्लाएंगे, उसके पीछे नहीं भागेंगे, तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा, हर डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर रहेगा, एक केस वर्कर रहता है। ऑफिसर क्या करता है, ये काम करो वो काम करो बोलता है, केस वर्कर वो काम करने को जाता है। उस ऑफिसर को, उस केस वर्कर को, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे सीआईडी हो, चाहे सीओडी हो, चाहे सीबीआई हो, कोई डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट एक ही केस वर्कर है, उसको 2-4 काम और दिए जाते हैं। अभी हम सीआईडी में जाते हैं तो बोलते हैं सर गृह कल्याण में वर्क पहुंचे दी, उसके पहले बोलते थे सर आईएमए में वर्क पहुंचे दी। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों के पास आदमी की कमी है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। और हर पांचे में 10,000, 5,000, 4,000 लोग हैं, एक आदमी बैठ के कितने हजार लोगों का वेरिफिकेशन करेगा? तो इसका प्रॉपर्टीज भी है। अच्छा, दूसरी बात है, सबको बता दें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है, पुलिस वाले सीआईडी हो चाहे जो हो, इंसान है, उनके पास सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन है, इतनी ही टेक्नोलॉजी है। तो जब तक हम वॉलंटियर्स लोग, इन्वेस्टर लोग उन लोगों के बारे में, उन प्रॉपर्टीज के बारे में, उन वर्कर्स के बारे में, उन डायरेक्टर्स के बारे में, उन फैमिली मेंबर्स के बारे में, या जो भी उन चोरों के साथ में लेके आपका पैसा लूटे हैं उनके बारे में इन लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तब तक आपका पैसा आने से रहा। हम लोग करीबन पिछले हफ्ते एक ऐसी प्रॉपर्टी देखे, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी है एक कंपनी की, 150 करोड़ की। कौन सी? 200 बाद में बताऊंगा। 200 एकड़ का 150 करोड़ की प्रॉपर्टी है, थोड़ी दूर में, बेंगलोर के बाहर है। वो प्रॉपर्टी अगर हम एक्स ऑफिसर को दें, तो आज के डेट में कोई भी ऑफिसर इतना पावरफुल नहीं है ट्रांसफर के युग में कि वो 150-200 करोड़ की प्रॉपर्टी को लिख करके उसको सीज करा सके, क्योंकि ऊपर से फोन आ जाते हैं, ऊपर से इन्फ्लुएंस आ जाते हैं, उसको खरीद दिया जाएगा, या नहीं बिकेगा तो उसको दबाव पड़ेगा, या तो ट्रांसफर होगा। तो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी हम उनको बताने के लिए थ्रू कोर्ट जाएंगे, जिससे कोर्ट के थ्रू गया तो उसको सेफ्टी रहेगा, वरना उसको भी खतरा है, हमको भी खतरा है, प्रॉपर्टी भी हाथ से चले जाएगी, उनको मालूम पड़ जाएगा। इन्वेस्टर्स का लाभ है, जो इन्वेस्टर्स का हक है। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इन्वेस्टर्स लोगों को पता है कि किसके पास है, लेकिन जब तक वो प्रॉपर्टी मुझे नहीं पता होगा और मैं कोर्ट को नहीं दूंगा, तब तक वो प्रॉपर्टी आपके पास आएगी कैसे? तो मैंने एक सवाल किया था कि कितने परसेंटेज उम्मीद एक इन्वेस्टर, यहाँ कितने परसेंटेज कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। इन्वेस्टर डिसाइड करेगा ये बता करके कि ये नहीं, ये भी, वो भी, ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज भी हमारी हैं, इतने सारे लोग भी हमारा लूटे हैं, तो अगर ये हमारे लूट में शामिल थे तो उसकी प्रॉपर्टी सीज करने से हमारे में आएगा। तो ये कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा, ये पुलिस वाले भी डिसाइड नहीं करेंगे, रेवेन्यू ऑफिसर भी डिसाइड नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितना पैसा मिलेगा। तो आपका दो काम है, एक तो बताइए कि कहां कहां प्रॉपर्टीज है आपकी कंपनी में, चाहे आप इंचार्ज वाले हो, मुजारिबा हो, बुराक हो, मार्गनल हो, चाहे जो हो, आईएमए ही सही, एम्बिडेंट ही सही, बहुत सारी बेनामी प्रॉपर्टीज को इन्फॉर्मेशन दीजिए जिसको सीज करके आपकी किट्टी में डाला जाए। और दूसरा, उन आदमी लोगों का जो वहां मैनेजर थे उनका भी नाम बताइए, क्योंकि मैनेजर का प्रॉपर्टी भी सीज करने का प्रावधान है। तो सिंपल वर्ड्स में कह रहे हैं कि जब तक इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होकर, जब तक इंटरेस्ट नहीं लेकर, कोर्ट को नहीं बताए, पुलिस हमको बता दीजिए, हमको बताइए, तो उनका जो हक है, उनका जो पैसा है रिकवर नहीं होगा। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अब आपने कहा कि स्टाफ बहुत शॉर्टेज है और काम नहीं हो रहा, तो इसके लिए आप कोई ये किए हैं कि एक्चुअली हमने पिटीशन डाला है कि जल्द से जल्द काम करो?
पिटीशन में डालने के बाद हमने एक मेमो डाला था, हाई कोर्ट को बताया था कि हम सबसे मिले हैं, सब लोगों के पास, तभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास आदमी नहीं है करने के लिए। तो अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया है, वो लोग चेकिंग करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों की जरूरत है आज के डेट में भी। जब भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले एसीडीसी सभी कोविड के लिए बिजी हैं, तो करेगा तो कौन करेगा। तो हम सरकार से ऑलरेडी बोले हुए हैं, लेकिन फिर भी कोविड के बाद और एक बार बोलेंगे कि एक टीम तैयार कीजिए, जो टीम का यही काम होगा कि एक एक कंपनी का प्रोसेस करते करते जाए। वरना 20 कंपनी है, 25, अभी मेरे नाम पे हम लोग 20 कंपनी के लिए फाइट कर रहे हैं, वैसे 40 कंपनी बैंगलोर के अंदर है, 200 कंपनी पूरे कर्नाटका में है। तो जब तक एक स्पेशल टीम नहीं बनती है जो ये काम करे, तब तक नहीं होगा। तो लास्ट में पार्टिंग शॉट क्या करना चाहिए? पार्टिंग शॉट ये है कि हमें अपना पैसा तभी मिलेगा जब हम उसके लिए दौड़ेंगे। आप लोग इंफॉर्मेशन देंगे लोगों के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, और वॉलंटियरिंग करेंगे, उसके लिए साथ में आएंगे, सरकार पे दबाव डालेंगे, तभी हमारा पैसा मिलेगा। अगर आप सोचिए कि मैंने फॉर्म भर दिया है, मैंने कंप्लेंट कर दिया है, सरकार को पैसा देना है, सरकार का पैसा सरकार के टाइम पे 20 साल 25 साल के बाद जितना भी बचा उतना आएगा, और जी अगर 20 साल के बाद आएगा तो आप उसका चॉकलेट ले लेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नरेंद्र जी का ये कहना है कि जब तक इन्वेस्टर्स आकर अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते और जब आकर इन्फॉर्मेशन नहीं देते और इनके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। और इन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने एमओए डाला है हाईकोर्ट के लिए, ताकि ये जितनी भी फॉन्जी कंपनी है, जो 20 कंपनी इन्होंने कह रहा है कि उनके जल्द से जल्द केस जल्दी आए और काउंटरदारी प्रोसेस शुरू किए, और जिनका हक मिलना है जल्द से जल्द उनका हक मिलने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनका ये भी ये कहना है कि आप लोग को तुम्हारा हक मिलना है तो आकर लंचा मुक्ता या कोर्ट को या सीआईडी को या पुलिस को इन्फॉर्मेशन दीजिए, और तभी आपको अपना पैसा मिलने की उम्मीद है। रिजवान असद, नशेमन न्यूज।